पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया इस साल के लिए खरीफ फसलों का पहला पूर्वानुमान। कुल खाद्यान्न उत्पादन 38.70 लाख टन बढ़कर 1733.30 लाख टन होने का अनुमान। कहा, कृषि क्षेत्र में हो रही है निरंतर सकारात्मक प्रगति। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 के मौके पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है भारत। तमिलनाडु के तुथुकुडी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण फसलों का भारी नुकसान। कृषि भूमि हुई जलमग्न। जम्मू कश्मीर में बढ़ गई ठंड। दिसंबर के मध्य तक बर्फबारी की संभावना। समाचार अब विस्तार से। देश में इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा वित्त वर्ष का पहला पूर्वानुमान जारी करते हुए लगभग सभी फसलों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 38.70 लाख टन बढ़कर 1733.30 लाख टन अनुमानित है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक प्रगति हो रही है। पूर्व अनुमान के मुताबिक चावल का उत्पादन 1240 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष से 17 लाख टन ज्यादा है। वहीं मोटे अनाज का उत्पादन 414 लाख टन, जबकि दालों का उत्पादन 74 लाख टन होने का अनुमान है। दालों में अरहर का उत्पादन लगभग 36 लाख टन, उड़द का 12 लाख टन और मूंग का 17 लाख टन होने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन का उत्पादन 275.63 लाख टन अनुमानित है। खरीफ सत्र में मक्का का उत्पादन 283.03 लाख टन अनुमानित है, जो गत वर्ष के मक्का उत्पादन से 34.95 लाख टन अधिक है। गन्ने का उत्पादन 4,750 लाख टन और कपास का उत्पादन 290 लाख बेल से ज्यादा होने की उम्मीद जताई गई है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 के मौके पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज क्रेन ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस मौके पर कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी आगे है और इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6% है, जबकि वैश्विक औसत महज 2% है। दुग्ध उत्पादन में हमारी बादशाहत है, हम पहले स्थान पर हैं। ये सरकारों के, राज्य सरकारों के और किसानों की अपनी मेहनत का परिणाम है। मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत अच्छा आंकड़ा है कि 6% एनुअल ग्रोथ हमारी है, जबकि ग्लोबल एवरेज 2%। दूध उत्पादन में 14-15 में 146.32 मीट्रिक टन से बढ़ के 247।
69.41% से अधिक है। मिल्क रिक्वायरमेंट के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि किसानों को प्रॉस्पेरिटी मिली है। और आइए बात करते हैं दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार को संपन्न हो रहा है और इस बार मेले में हर दिन काफ़ी संख्या में दर्शक भी पहुंच रहे हैं। इस बार जीएसटी की घटी दरों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है, जिसकी वजह से इस बार मेले में खूब बिक्री हुई है। मेले में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने भी खूब धूम मचाई। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण निशाना अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार यानी 27 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। सबसे ज्यादा भीड़ डेयरी से जुड़े उत्पादों और रेडी टू ईट वेज उत्पादों पर देखने को मिली। जीएसटी की घटी दरों का बिक्री पर भी सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने इस बार मेले में जमकर खरीदारी की। प्रदर्शकों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में मेला इस बार ज्यादा बेहतर रहा। बहुत ही अच्छा रहा है। जीएसटी के घटते हुए दर ने हमारी यहाँ पे आप देखिए भीड़ बढ़ा दी है। लोगों का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और काफ़ी लोग थैले भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं और आईटीपीयू को भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इस बार तो पिछले वर्षों के अगर तुलना करेंगे रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और गैदरिंग भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्रेम तो मिल ही रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से कस्टमर को तो फ़ायदा हो भी रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। जीएसटी का एक रूप में कम होने की वजह से हमारा किसान को जो पेमेंट जाता है उसमें भी हम ज़्यादा देने के उसमें कोशिश में रहते हैं और डायरेक्ट जो जीएसटी का इफेक्ट इनका कस्टमर को तो मिल ही रहा है, तो उससे सेल पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। बुधवार को एम्फी थिएटर 2 में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने तो धूम मचा दी। युवा जादूगर राहुल खरबंदा ने शानदार जादुई प्रस्तुति देते हुए मेले में आए हर दर्शक का मन मोह लिया। राहुल ने डिजिटल मैजिक, माइंड रीडिंग और इंद्रजाल के कई जादू दिखाए। इस जादू के खेल को खास तौर पर बच्चों ने तो खूब पसंद किया। ये जादू के खेल न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि समाज को भी एक अच्छा संदेश देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कृष्ण निशाना, टीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश भर में गन्ना किसानों को सबसे अधिक भाव देने की परंपरा को बरकरार रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को आगामी पिराई सीजन के लिए गन्ने का भाव बढ़ाकर 416 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। उन्होंने दीनानगर में नई शुगर मिल और को जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के किसानों को देश भर में सबसे अधिक भाव देने से किसानों को बड़ा लाभ होगा। पंजाब हमेशा से अपने किसानों को देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव देता रहा है और उनकी सरकार ने इसे कायम रखा है। मुख्यमंत्री ने इस किसान हितैषी पहल से किसानों, खासकर सीमावर्ती जिलों के किसानों को, जहां गन्ना मुख्य फसल है, बहुत बड़ा फायदा दिया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला लाख उत्पादन के मामले में प्रदेश में नंबर 1 बन गया है, जहां हर साल लगभग 7,000 मीट्रिक टन लाख का उत्पादन होता है। पारंपरिक रूप से लाख का उत्पादन कुसुम और बेर के पेड़ों पर किया जाता है। हालांकि अब किसान सैमियाल्ता मॉडल अपनाकर लाख का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अनुसार सैमियाल्ता के पौधे पर लाख की खेती में शुरुआती लागत के बाद खर्च कम हो जाता है और प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक की आय प्राप्त होती है। कांकेर न केवल देश में सबसे उच्च गुणवत्ता वाले लाख का उत्पादन कर रहा है, बल्कि यहाँ से अब अन्य राज्यों को भी लाख के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कांकेर पूरे प्रदेश में सबसे आगे है, जिसके कारण पूरे प्रदेश से लगभग 1200 किसान कांकेर के किसानों से जुड़े हुए हैं और उनके बीच का आदान प्रदान हो रहा है। कांकेर में देश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कुसुमी लाख तैयार होता है। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई है। वहीं आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है।
केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने की संभावना है। इस बीच तमिलनाडु के थुथुकुडी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण केवी के सामी नगर में जलभराव हुआ। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखा गया है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के मध्य तक बर्फबारी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने और तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। अनंतनाग में भी तापमान गिरने से शीतलहर जारी है। और अब बात करते हैं राजधानी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज धूप और हवा की गति बढ़ने से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से हल्की सी राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 पर आ गया, जिसके देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मैं सभी दिल्ली वासियों को सूचित करना चाहता हूं कि CAQM के आदेश अनुसार दिल्ली में अब ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं और राजधानी में ग्रेड 2 लागू है। इसी के तहत दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब आगे सभी व्यवस्थाएं ग्रेड 2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी। CAQM की तरफ से ग्रेड 3 को विड्रॉ कर दिया गया है। अब मात्र ग्रेड 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पे रहेंगी। जो स्कूल्स हाइब्रिड चल रहे थे वो रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो 50% होम का था उस रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया। अब मात्र ग्रेड 2 की रिस्ट्रिक्शन ही कंस्ट्रक्शन से लेकर सब चीज़ों पे लागू रहेगी। सो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ, CAQM के माध्यम से उनके आदेश अनुसार अब ग्रेड 3 दिल्ली पे लागू नहीं हो रहा, केवल ग्रेड 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पर लागू होंगी। और अब बात करेंगे काले आलू की। जी हाँ, आपने सही सुना, पश्चिम चंपारण जिला स्थित थारू बाहुल्य क्षेत्र में काले आलू की फसल लहलहा रही है। दरुआबारी के किसान ने प्रयोग के तौर पर काले आलू की फसल लगाई, जो कई औषधीय गुणों को समेटे हुए है। इसमें कैंसर से प्रतिरोध के गुण भी मौजूद हैं। ये काले आलू एंटीऑक्सीडेंट सामान्य आलू से 3 गुना हैं, जो स्वादिष्ट भी हैं और कई खूबियों से भरपूर भी। किसानों के लिए काले आलू की खेती एक नई संभावना भरे क्षेत्र के द्वार खोल सकती है। अभी प्रयोग के तौर पर बीज मंगाया गया है। इसकी कीमत 200 रुपये प्रति किलो है। इस आलू का उत्पादन सामान्य आलू से लगभग 3 गुना अधिक होता है। इसका पत्ता आम आलू से छोटा होता है और काले आलू का ऊपरी सतह काला तो अंदर का भाग बैंगनी होता है। इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो इसे गहरा बैंगनी रंग दे देती है। काला आलू मधुमेह के मरीज भी खा सकते हैं। हार्ट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। आम आलू की तुलना में इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर एक अच्छी खबर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। देहरादून के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय से देश विदेश के उन पर्यटकों में काफी उत्साह है जो लंबे समय से हाथी सफारी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हाथी सफारी की बहाली से पार्क की पर्यटन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। जून 2024 में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब इसे लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार हाथी सफारी कॉर्बेट के डिकाला और बिजरानी दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोली ने बताया कि ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी। हाथी सफारी को दिसंबर से पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में पार्क आने वाले हजारों पर्यटक इसका आनंद उठा सकेंगे। ये जो हाथी सफारी है, विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी
परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजाजी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। हाथी सफारी की अनुमति मिलने के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारी, गाइड, ड्राइवर, होम स्टे संचालक और वन्य जीव प्रेमी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट आने वाले पर्यटक हाथी सफारी की खास मांग करते थे। अब ये सपना पूरा होगा। ये फैसला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। ये फैसला जंगल, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। निश्चित रूप से सभी पर्यटकों के लिए, स्थानीय कारोबारियों के लिए ये जो है खुशी का मौका है और लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी हाथी सफारी और विधिवत उसकी अनुमति अब पुनः प्रारंभ होगी। तो जो नववर्ष की जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, तो कॉर्बेट में जो लोग आएंगे वो वन्य जीवों को नज़दीक से दीदार कर सकेंगे और एक अलग रोमांच और अनुभव उनको प्राप्त होगा। और किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। बुधवार के दिन सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लखीमपुर और मैनपुरी मंडी में सरसों के भाव तेजी के साथ हुए, वहीं महोबा मंडी में नरमी रही, जबकि गाजीपुर मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में 25 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,850 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और सरसों 6,850 रुपए पर बनी रही। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,700 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 6,740 रुपए पर हुए। हालांकि महोबा मंडी में बीते मंगलवार के दिन सरसों का भाव था 6,540 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 40 रुपए की नरमी आई और सरसों 6,500 रुपए पर बिकी। मैनपुरी मंडी की बात करें तो यहां 25 नवंबर को सरसों बिकी 6,935 रुपए पर। 26 नवंबर को इसके भाव में तेजी देखने को मिली और सरसों 25 रुपए मजबूत होकर 6,960 रुपए पर जा पहुंची। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सेमी मंडी में बीते मंगलवार को जीरे का भाव रहा 19,375 रुपए। बुधवार को इसके भाव में गिरावट आई और जीरा 625 रुपए गिरकर 18,750 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को जीरे का भाव रहा 18,800 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 18,950 रुपए पर हुए। इसी तरह बाबरा मंडी में जीरे के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 25 नवंबर के दिन जीरे का भाव रहा 17,225 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 550 रुपए की भारी तेजी आई और भाव जा पहुंचा 17,775 रुपए पर। बात जमजोधपुर मंडी की करें तो यहां 25 नवंबर के दिन जीरे का भाव था 19,500 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 750 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 18,750 रुपए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के पुराने जलोढ़ इलाकों के किसान उड़द की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। ओडिशा के किसान इस मौसम में सरसों, मटर और मसूर की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड में किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों के किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान मटर, गोभी और बागों में खड़ी सभी फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। यहाँ इस समय मटर, सरसों, मक्का, गोभी, प्याज और आलू की बुवाई की जा सकती है। असम में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम में इस मौसम में मक्का, मटर, राजमा, कुत्तू, मसूर और सरसों की बुवाई कर लें। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। मिजोरम में तिल की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय पालक, धनिया और मेथी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मणिपुर के किसान मसूर, सरसों और मक्का की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की नर्सरी लगा लें। त्रिपुरा में किसान सरसों, तिल, मसूर और आलू की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय ये संवाद कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय वस्तु पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। ये कैंपस 2 लाख वर्ग फुट कार्य क्षेत्र में फैला अत्याधुनिक सुविधा से लैस कैंपस है, जो प्रति माह एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवा जेन ज़ी यूथ आगे आ रहे हैं। आज भारत की 300 से अधिक स्टार्टअप भारत के स्पेस को ऊंचाइयां दे रही है। यह हमारे अधिकार और अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स की शुरुआत है। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बंगेल एलिवेटेड रोड और फेज 2 वंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ऐसी कमोडिटी की जिससे आपकी आय के अंदर में इजाफा होने के बहुत चांसेस हों। फार्मर्स हनी के अंदर में किस तरीके से अपने आप को और एंगेज कर सकते हैं। फलों की, सब्जियों की, अनाज की वृद्धि में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। 60% से 65% एक्सपोर्ट हो जाता है और 35 से 40%, 45% डोमेस्टिक मार्केट में यूज होता है। किसान भाइयों को प्रशिक्षण के दौरान में यही जानकारी देते हैं, मधुमक्खियां जब अपने घर को लौट जाती हैं शाम के समय वापस, उस समय स्प्रे करना चाहिए। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चांदनी पर। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। सुन लीजिए आप लोग, सुन लीजिए आप लोग, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। प्लीज मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट और उसके लिए एक शराब की बोतल लेके आई है। मैं आपको माला माल कर दूंगा इन 30 दिनों के बाद। आपको ही वॉचमैन की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी।
इतना पैसा दूंगा मैं आपको। उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।